हेलो स्टूडेंट्स, तो बीकॉम फाइनल ईयर इनकम टैक्स में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। तो हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन हमने देख लिया था और मैंने आपको बोला था कुछ क्वेश्चंस को बनाने के लिए, तो उम्मीद है आप लोगों ने बनाया भी होगा। ओके, तो चलिए आज हम लोग टैक्स लाइबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? तो देखो आपका चैप्टर का नाम क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग सीख गए कि भाई रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है, उसके बारे में जान गए और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, पर्सन कितने टाइप के होते हैं, ये सारी बातें हमने क्या कर ली, अभी तक के क्लासेस में डिस्कस कर ली। आज हम बात करेंगे टैक्स लाइबिलिटी यानी कर दायित्व, यानी वो कौन सा बंदा होगा जो टैक्स देने के लिए लायबल होगा, किसको टैक्स देना पड़ेगा, किसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात करेंगे। देखिए कौन टैक्स देता है, कौन टैक्स नहीं देगा और कितना टैक्स देगा। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो हमारा क्वेश्चन होगा वो कोई कंपनी के लिए या कोई फर्म के लिए या एचयूएफ के लिए हमको क्वेश्चन नहीं बनाना है, हमको बनाना है क्वेश्चन किसी इंडिविजुअल के लिए। हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और 90% जो चैप्टर्स है आपके टैक्सेशन के वो टोटल डिपेंडेंट है इंडिविजुअल के ऊपर है, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो देखिए आपको पता है ना कि इंडिविजुअल जो होता है, एक इंडिविजुअल जो होगा वो या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या नॉन रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होता है? वो जो 182 दिन से ज्यादा प्रीवियस ईयर में रहा हो, वो जो पिछले 7 सालों में 730 दिन से ऊपर रहा हो, वही तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। मतलब इतना दिन इंडिया में रहा है, यानी ये तो कंफर्म है कि इंडिया के एटमॉस्फेयर का ये 100% यूज किया है। ठीक है, ओके। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होता है? जो नॉन ऑर्डिनरी जो बेसिक कंडीशन तो पूरा करता है लेकिन एडिशनल कंडीशन पूरा नहीं करता है। और नॉन रेसिडेंट कौन होता है? जो बेसिक तो पूरा नहीं कर पाता, तो आगे जाने का सवाल ही नहीं उठता। जो बंदा बेसिक ही पूरा नहीं कर पाया तो फिर नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, तो देखो मैंने बोला था कि जो टैक्स लगता है, टैक्स किस बेसिस पे लगता है? टैक्स जो है ना उस देश के, अगर आप कोई भी सीनियर, मैं बोला था आपको, आप कोई भी सिटीजन हो, कैसे भी रेसिडेंट क्यों ना हो, आप कोई भी रेसिडेंट हो, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, अगर आप किसी देश के एटमॉस्फेयर और उस देश के रिसोर्सेज को यूज करते हो, एटमॉस्फेयर या रिसोर्सेज को क्या करते हो, यूज करते हो, तो आपको उस टैक्स को देना पड़ेगा। आप एलियन क्यों ना हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर आपने इंडिया के एटमॉस्फेयर या रिसोर्सेज को यूज किया है तो आपको टैक्स क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं कि कौन कौन टैक्स किस किस कंडीशन में, किस किस इनकम, कोई भी बंदा अगर इनकम कमाता है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो टैक्स देगा कि नहीं देगा इंडिया में, नॉट ऑर्डिनरी होगा तो टैक्स देगा कि नहीं देगा इंडिया में, या नॉन रेसिडेंट होगा टैक्स तो देगा कि नहीं देगा इंडिया में। अब मैं अगर आपके बुक की बात करूं, या अदर्स की बात करूं, आपके किसी भी बात करूं, तो जनरली आपके बुक में देखा 7-8 कंडीशन दिया हुआ है, हम लोगों को 7-8 कंडीशन दिया हुआ है, 7-8 कंडीशन दिया हुआ है। और उसमें हमको ये बोलता है ऐसा वैसा दुनियादारी बोलता है, उसमें ना रट्टा मारना पड़ता है आपको, जो कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आने वाला, वो भूल जाओगे। अरे मेरे समझ में नहीं आया तो आपको क्या समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको तो बिल्कुल ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं, उसमें रट्टा मारने का कोई मतलब नहीं। जनरली क्या होता है, आपको रटवाया जाता है कि बेटा ये चीजों को रट लो, ये अगर ऐसा है, ये कंडीशन है तो टैक्स देगा, ये कंडीशन है तो टैक्स नहीं देगा। कंडीशंस आपको रटवाया जाता है। मैं आपको बोलता हूँ कंडीशन रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको आप सीखिए। उसमें 7-8 कंडीशन दिया होगा, मैं इसको 3 या 4 कंडीशन में पूरा खत्म कर देने वाला हूँ। ठीक है, सुनना मेरी बात। ठीक है, एकदम बिल्कुल सिंपल है, समझना। ठीक, तो देखिएगा यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी। देखो यहाँ बात करते हैं ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट, टैक्स देगा कि नहीं देगा इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा आप सभी ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की बात करते हैं। चलिए देखें, तो देखिए क्या होता है इसमें, होता क्या है ये देखते हैं। एटमॉस्फेयर की बात कर रहा था मैं बोल रहा था कि ऐसा कोई भी बंदा, मैं बोला ना आप कंडीशन को किनारे करो, जो कंडीशन होगा वो सबसे मतलब नहीं, अपन को याद नहीं करना, मैं जो ट्रिक दे रहा हूं उसको सुनो। आपको क्या बोला मैंने कि ऐसा कोई भी बंदा जो इंडिया के एटमॉस्फेयर को यूज करता है, जो इंडिया के क्या करता है, एटमॉस्फेयर को यूज करता है, इंडिया के एटमॉस्फेयर को अगर यूज करता है, तो इंडिया के एटमॉस्फेयर को यूज करता है तो टैक्स देगा, चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट हो, या एलियन क्यों ना हो यार, वो टैक्स देगा। अब बोलोगे सर वो इंडिया के एटमॉस्फेयर को यूज कैसे करेगा, इंडिया के एटमॉस्फेयर को यूज कैसे करेगा? तो सुनो, ये 3 काम, कौन कौन से काम, ये 3 काम याद दिमाग में बैठा लो, ये 3 काम। पहला एक्रूड नहीं, पहला अराइज बोलेंगे, पहला अराइज, एक्रूड
और रिसीव्ड, एंड रिसीव्ड, एक्रूड, अराइज और रिसीव्ड। मतलब अराइज का मतलब होता है इनकम का सोर्स ऑफ इनकम, इनकम का उदय कहाँ से हो रहा है, उदय कहाँ से हो रहा है, इनकम कहाँ से आ रहा है, मतलब कौन सा देश से वो इनकम उदय हो रहा है, अराइज। एक्रूड का मतलब होता है कमाना, कमा कहाँ रहा है, किस देश में कमा रहा है। और रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब होता है किस देश की सरजमी पर पा रहा है, किस देश में वो पैसा उसको रिसीव्ड हो रहा है ना। कई बार ऐसा भी होता है, हम ऐसा भी हो जाता है कई बार कि भाई वो हम कमा रहे हैं इंडिया में, इंडिया की सरजमी पे कमा रहे हैं, वो जो बिजनेस था वो अमेरिका का था और हम रिसीव कर रहे जाके कनाडा में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है। तो ना, तो वही चीज है, एटमॉस्फेयर यूज कैसे होता है, एक्रूड, अराइज या रिसीव्ड, यानी कम एटमॉस्फेयर कैसे यूज होता है, अगर कोई भी इनकम जो अराइज हो रहा है या फिर एक्रूड जहां पे कमाया जा रहा है, जिस सरजमी पे, जिस देश की सरजमी पे कमाया जा रहा है, रिसीव्ड हो रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो सुनो, इंडिया में ऐसा कोई, इंडिया में अगर ये तीन काम या तीनों में से कोई एक भी काम, अराइज, एक्रूड या रिसीव्ड, तीनों काम या तीनों में से कोई एक भी काम अगर इंडिया में हो जाता है, अगर क्या हो जाता है, इंडिया में हो जाता है, समझ जाना इंडिया के एटमॉस्फेयर का यूज हो गया। क्या बोला मैंने, ये तीन काम या तीनों में से कोई एक भी काम, तीन काम या तीनों में से कोई एक भी काम अगर इंडिया में आ जाता है, अगर इंडिया का नाम आ जाता है, तो 101% क्या हो जाएगा, उसके इंडिया के एटमॉस्फेयर का यूज हो जाएगा। दिमाग में बैठा लो। समझ में आया कि नहीं आया? अब कई बार बोलेगा पैसा भेजा, इंडिया पैसा भेजा या इंडिया से पैसा गया, ये सब नहीं भैया, भेजा भेजा नहीं, भेजने से एटमॉस्फेयर यूज नहीं होता। एक बात और अच्छे से, रिमिटेड, रिमिटेड मीन्स भेजना, भेजने से कभी इंडिया का एटमॉस्फेयर का यूज नहीं होता। ये बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए, भेजने से कभी इंडिया के एटमॉस्फेयर का यूज नहीं होता। मैं बात करूंगा किसकी, एक्रूड, अराइज या रिसीव, तीनों काम या तीनों में से कोई एक काम भी इंडिया में होगा तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर यूज हो जाएगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर यूज करोगे तो चाहे आप ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो या नॉन रेसिडेंट हो, आपको भैया टैक्स तो क्या करना पड़ेगा, देना ही देना पड़ेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? चलिए एक बात और क्लियर कर दूं, फिर से बोल दे रहा हूं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है, इतना दिन इंडिया में रहा यार वो, तो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, चाहे एटमॉस्फेयर यूज करे या ना करे, इसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। समझ गए? नॉट ऑर्डिनरी जब यूज करेगा तब देगा, अदरवाइज नहीं देगा। नॉन रेसिडेंट जब यूज करेगा तो देगा, अदरवाइज टैक्स नहीं देगा। चलो बात करते हैं। सबसे पहला नंबर एक कंडीशन की बात करता हूं मैं, ठीक है? देखो मैं बोलूं, आप ही से पूछूंगा, आप बताना कौन टैक्स देगा कौन नहीं देगा। मैं बोलूंगा इनकम, इनकम विच रिसीव्ड, एक मिनट, अराइज, अराइज एंड रिसीव्ड एंड एक्रूड, एंड एक्रूड इन इंडिया, अराइज, एक्रूड इन इंडिया, मतलब तीनों काम हो रहा है या तीनों में से कोई एक काम भी हो रहा है। तो बताओ कोई भी इनकम जो इंडिया से अराइज हो रहा है या रिसीव्ड हो रहा है या एक्रूड हो रहा है या तीनों का तीनों हो रहा है, बोलो एटमॉस्फेयर यूज हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो ऑर्डिनरी तो देगा ही देगा, एटमॉस्फेयर यूज हो रहा है ना, तो नॉट ऑर्डिनरी को भी देना पड़ेगा और नॉन रेसिडेंट को भी टैक्स क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंडिया का एटमॉस्फेयर यूज किया है, टैक्स तो देना पड़ेगा चाहे आप कोई भी रेसिडेंट क्यों ना हो। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, क्योंकि आपने एटमॉस्फेयर यूज किया है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऑर्डिनरी तो भैया दुनिया के किसी भी कोने में हो, टैक्स तो देगा ही देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, इनकम विच अराइज एंड एक्रूड, रिसीव्ड एंड रिसीव्ड एंड एक्रूड, एक्रूड, एक्रूड आउटसाइड इंडिया। देख लो क्या बोल रहा है, इनकम जो है वो अराइज भी इंडिया के बाहर हुआ, एक्रूड भी इंडिया के बाहर हुआ और रिसीव भी कहाँ हुआ, इंडिया के बाहर हुआ, फॉरेन में हुआ। क्या इंडिया के एटमॉस्फेयर का यूज हुआ? सर बिल्कुल भी इंडिया के एटमॉस्फेयर का यूज नहीं हुआ। तो बोलो कौन कौन टैक्स देगा? अगर इनकम वाली बात आती है, इस इनकम पे कौन टैक्स देगा? ऑर्डिनरी तो देगा ही देगा, ऑर्डिनरी चांद पे क्यों ना कमाए तो टैक्स देगा ही करेगा। क्या इसने एटमॉस्फेयर यूज किया? सर नहीं किया तो ये टैक्स नहीं देगा। क्या इसने एटमॉस्फेयर यूज किया? नहीं किया तो ये भी टैक्स क्या करेगा? नहीं करेगा, नहीं देगा। आया बात समझ में आप लोगों को? ठीक, ओके। नंबर 3 स्टूडेंट्स, नंबर 3, इनकम विच अराइज एंड एक्रूड, रिसीव्ड एंड एक्रूड, तीनों काम, एक्रूड आउटसाइड इंडिया, तीनों काम कहां से हो रहा है? इंडिया के आउटसाइड इंडिया हो रहा है। बट बिजनेस, बट बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कहां से बिजनेस कंट्रोल हो रहा है? कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। देखो कहां से कंट्रोल, ये थोड़ा याद रखने वाली चीज है, इसको याद रखना है आप लोगों को। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा इनकम
जो इंडिया के बाहर ही अराइज हुआ, इंडिया के बाहर ही एक्रूड हुआ, कमाया भी इंडिया के बाहर गया, रिसीव भी इंडिया के बाहर हुआ, बट ऐसे बिजनेस से हुआ जिसका कंट्रोल कहाँ था, जिसका मैनेजमेंट और कंट्रोल कहाँ से चलता था, इंडिया से चलता था। तब ऐसे सिचुएशन में ऑर्डिनरी तो देगा ही देगा चाहे कुछ भी हो, नॉट ऑर्डिनरी भी देगा परंतु नॉन रेसिडेंट नहीं देगा। बस ये वाला लाइन थोड़ा याद रखने वाला है, कंट्रोल वाली बात आएगी। तो देखो यहाँ पर ना एटमॉस्फेयर, देखो बोलोगे सर यहाँ पे तो ये बड़ा एटमॉस्फेयर यूज नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन वो बेसिक कंडीशन तो पूरा किया है ना, कुछ के लिए तो आया होगा, बिजनेस ही काम से आया, कॉमन सी बात है, किस काम से आया होगा, वो बिजनेस के ही काम से आया होगा। तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी क्या करेगा, टैक्स देगा, जबकि नॉन रेसिडेंट तो आया ही नहीं या ज्यादा रहा ही नहीं, तो फिर टैक्स वो नहीं देगा। आया बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, ये होता है एकदम 3 कंडीशन में हमारा काम खत्म हो गया। देखो क्या बोला मैंने, ऐसा कोई भी इनकम जो अराइज रिसीव्ड या एक्रूड, तीनों काम या तीनों में से कोई एक काम भी इंडिया में हो जाए तो भैया कोई भी हो, कोई भी बंदा हो, टैक्स तो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो चाहे नॉन रेसिडेंट, टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई भी इनकम जिसमें एटमॉस्फेयर यूज नहीं हो रहा है, देखो क्या, इनकम विच अराइज रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया, तीनों काम कहाँ हो रहा है, इंडिया के बाहर हो रहा है, क्या एटमॉस्फेयर यूज हुआ, नहीं हुआ, तो ऑर्डिनरी तो देगा, क्योंकि इतना दिन रहा तो एटमॉस्फेयर यूज किया, वो तो देगा ही देगा हर सूरत में। नॉट ऑर्डिनरी एटमॉस्फेयर यूज नहीं किया है तो नहीं देगा, नॉन रेसिडेंट नहीं देगा। वैसे ही ये थोड़ा याद रखने वाली चीज है, इनकम विच अराइज और रिसीव्ड और एक्रूड आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल कहाँ से होता था, मैनेज कहाँ से होता था, इंडिया से होता था, तो कौन टैक्स देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, परंतु ये टैक्स नहीं देगा। आया बात समझ में, इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। आया बात समझ में, तो याद रहेगा। ओके, नंबर 4, लास्ट नंबर 4, इसको याद रखिएगा, क्या है नंबर 4, एनी इनकम एनी पास्ट प्रीवियस ईयर्स इनकम, कोई पिछला, कोई पास्ट प्रीवियस ईयर का इनकम है, क्या उस पर टैक्स लगेगा? कौन देगा टैक्स, बताओ उस पर? कोई भी टैक्स नहीं देगा। पूछो क्यों? क्योंकि भैया जो हमने टैक्स लायबिलिटी निकाल, जो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं वो कब का निकालते हैं, प्रीवियस ईयर का निकालते हैं। तो कॉमन सी बात है, जो टैक्स भी लगता होगा कौन सी इनकम के लिए लगता होगा, प्रीवियस ईयर की इनकम के लिए लगता होगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई पास्ट प्रीवियस ईयर वाला इनकम है, तो पास्ट प्रीवियस ईयर वाले इनकम का टैक्स हम पिछले साल का इनकम पे, हम तो पिछले साल के इनकम पे टैक्स दे रहे हैं ना, पास्ट प्रीवियस ईयर पे तो नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए कोई टैक्स नहीं देगा। ये बात दिमाग में क्या कर लीजिए, बैठा लीजिए। आया बात समझ में? देखो 8-9 इसका कंडीशन होगा आपके बुक में, अगर आप चेक करेंगे तो आप देख लेंगे 7-8 कंडीशन दिया होगा, लेकिन हमने इसको 4 कंडीशन में क्या कर दिया, पिरो दिया। अगर आप बोलेंगे तो हम आपको दिखा भी सकते हैं। अब यार कौन पेज वगैरह निकालते रहे, छोड़ो, आप खुद देख लीजिएगा अपने बुक से, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो यहाँ तक आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए कि कोई भी बंदा ऑर्डिनरी होता है तो क्या टैक्स, किस कंडीशन में, अगर ऑर्डिनरी होते हुए अगर वो कमाता है तो किस कौन सी इनकम पे टैक्स देता है। अगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और वो कमा रहा है तो क्या वो इंडिया में टैक्स देगा। नॉन रेसिडेंट है, क्या वो कमा रहा है तो इंडिया में टैक्स देगा। तो ये बात क्लियर हो गई, क्या टैक्स देगा या क्या टैक्स, क्यों टैक्स देगा कि नहीं देगा, ये सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? राइट लगा मतलब टैक्स देगा, रॉन्ग लगा मतलब टैक्स नहीं देगा। आया बात समझ में? तो इसको लिख लीजिए और इसको समझ लीजिए। अगर ये चीज समझ लिए तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अपन लोग। अब हम देखेंगे लिस्ट ऑफ टैक्स एग्जेम्प्ट। टैक्स एग्जेम्प्ट मतलब टैक्स फ्री। टैक्स एग्जेम्प्ट मीन टैक्स फ्री मतलब क्या बोलेंगे इसको, कर मुक्त। लिस्ट ऑफ टैक्स फ्री इनकम इन इंडिया, यानी अब हम बात करेंगे, देखो मैंने बोला ना कोई भी इनकम पे टैक्स होगा तो ऑर्डिनरी देगा कि नहीं देगा, ऑर्डिनरी को टैक्स लगेगा और नॉट ऑर्डिनरी को टैक्स लगेगा, नॉन रेसिडेंट को टैक्स लगेगा। लेकिन इंडिया में कुछ कई ऐसी इनकम होती है जिसमें कोई भी बंदा हो, चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, हर प्रकार के बंदे के लिए वो इनकम क्या होता है, 101% टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो कौन कौन सी इनकम है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। हम आपको लिस्ट लाइन से बताते हैं। सबसे पहला होता है इनकम फ्रॉम सीधा लिखते यार, एग्रीकल्चर इनकम।
एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया कहने का मतलब है लैंड सिचुएटेड इंडिया, इन इंडिया, मतलब कोई भी एग्रीकल्चर इनकम, मान लीजिए आपका कोई लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड और कहाँ है, इंडिया में है, और उस एग्रीकल्चर लैंड से अगर आपको किसी प्रकार की इनकम हो रही है तो वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, बशर्ते वो इंडिया, वो लैंड को कहाँ, जो एग्रीकल्चर इनकम हुआ है, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए, इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। नंबर दो, इनकम फ्रॉम HUF, इनकम फ्रॉम क्या, HUF मतलब क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तरफ से किसी प्रकार का इनकम हुआ, वहां से कोई अगर आपको हिस्सा मिला है, शेयर, क्या बोल सकते हैं इसको, शेयर फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्या लिखेंगे, शेयर्स फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में किसी प्रकार का अगर आपको शेयर मिला है तो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है। नंबर 3, इनकम डिविडेंड रिसीव्ड, क्या लिखेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी बोलो, या फिर इसको डोमेस्टिक कंपनी बोल सकते हैं, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू कंपनी, घर मतलब देश, इंडियन कंपनी। अगर आपको इंडियन कंपनी से किसी प्रकार का डिविडेंड मिल रहा है, अगर आपने किसी कंपनी के, इंडियन कंपनी का शेयर खरीदा, उसमें अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। फॉरेन कंपनी नहीं भैया, कौन सी कंपनी, इंडियन कंपनी। ठीक है। नंबर 4, उसके बाद होता है शेयर्स इनकम या फिर प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फर्म। अगर आप इंडियन पार्टनरशिप फर्म में हो, अगर आप कहाँ हो, इंडियन पार्टनरशिप फर्म में हो, और अगर आप इंडियन पार्टनरशिप फर्म से अगर आपको प्रॉफिट में कुछ शेयर वगैरह मिल रहा है तो भी क्या होता है, पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है। ओके। तो प्रॉफिट चाहे वो पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप फर्म क्यों ना हो, या BOI क्यों ना हो, या BOI या AOP भी क्यों ना हो, आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? ठीक है। नंबर 5 होता है इनकम। अच्छा सुनो, ये मैंने आपको 3 चीजें लिखाई, ये जो मैंने 3 चीजें आप लोगों को क्या करी, लिखाई, अकल लगा सकते हो क्यों एग्जेम्प्ट है? क्या सचमुच गवर्नमेंट हमको एग्जेम्प्ट कर रहा है? नहीं, गवर्नमेंट इसको एग्जेम्प्ट नहीं कर रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि इसमें टैक्स लगा चुका करके वो एग्जेम्प्ट बता रहा है। पूछो कैसे? याद है आप लोग को, HUF मैंने बताया था अपने आप में एक पर्सन है, मैंने बताया था इंडियन कंपनी जो है वो अपने आप में एक पर्सन है, और फर्म BOI AOP ये भी अपने आप में क्या है, पर्सन है। तो ये पर्सन है, तो मैं बोला था पर्सन अलग अलग प्रकार से टैक्स देते, इंडिविजुअल अलग टैक्स देगा, HUF अलग टैक्स देगा, फर्म कंपनी अलग टैक्स देंगे। बताया था कि नहीं बताया था, है ना? तो भाई आपको, अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आपको HUF से इनकम मिल रहा है तो HUF से जो इनकम मिला होगा कैसे मिला होगा, पहले टैक्स लग गया होगा, पहले टैक्स कटा होगा, जो भी इनकम आया होगा पहले उसमें टैक्स दिए होंगे, उसके बाद तुम्हारे हाथ में क्या आया होगा, इनकम आया होगा। तो यार उसमें ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। रूल है कि किसी भी इनकम पे अगर टैक्स लग चुका है तो दोबारा उस पर टैक्स इंडियन गवर्नमेंट नहीं लगाती है। अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी भी इनकम पे टैक्स लगा चुकी, एक बार कोई भी इनकम पे एक ही बार टैक्स लगता है, समझ में आया? बार बार टैक्स नहीं लगता। फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनकम, इनकम के फर्स्ट मोमेंट पे टैक्स लगता है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनकम, कहीं लिख लेना, कभी भी टैक्स लगता है, टैक्स ऑन फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनकम, इनकम के फर्स्ट मोमेंट पे टैक्स लगता है। पहला जैसे मैंने कमाया, मुझे इनकम हुआ, उस पर टैक्स लगेगा। मैं किसी को भेज रहा हूं, किसी को दे रहा हूं, मान लीजिए हम लोग में से कोई एक ऐसा बंदा है, मान लीजिए अवधराज जो है वो, मान लीजिए फॉरेन में वो काम करता है, वहां वो काम किया, मेहनत की और पैसे कमाया, मान लो उसने $1,00,000 क्या पाया, सैलरी पाया वहां पे। तो वो $1,00,000 को, आवाज थोड़ा खुश हो जा रहा है, ठीक है, वो $1,00,000 को क्या कर रहा है, $1,00,000 को हुआ, वो कमाया, फर्स्ट मोमेंट क्या हुआ, वो कमाया, वो उसका फर्स्ट मोमेंट है, वहां पे टैक्स लग गया। अब उसमें से $20,000 वो अपने घर भेज रहा है अपनी फैमिली के लिए, तो $20,000 पे टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स जो लगता है वो हमेशा फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनकम पे लगता है, मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। हाँ, तो ये सब चीजें जो है, ये तो अपने आप में पर्सन है, तो इसमें कब मिला होगा, जो शेयर मिला कैसे मिला होगा, पहले प्रॉफिट में टैक्स कटा होगा, उसके बाद तो मिला होगा, तो कहेगा फिर एग्जेम्प्ट, लेकिन फिर भी इसी के लिए एग्जेम्प्ट बोल रहा है क्योंकि उसमें टैक्स लग चुका है, इस वजह से क्या है, चीजें एग्जेम्प्ट है। आया बात समझ में? ठीक है। उसके बाद
नंबर 5 याद रखना, लमसम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड, अरे रिकॉग्नाइज्ड छोड़ो यार, सुनो मेरी बात। हर प्रकार का प्रोविडेंट फंड, कोई भी प्रोविडेंट फंड में अगर आपको क्या मिल रहा है, लमसम पैसा मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। किसी प्रकार का प्रोविडेंट फंड क्यों ना लिखा हो, रिकॉग्नाइज लिखा हो, स्टैट्यूटरी लिखा हो, पब्लिक लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखना, बट एक्सेप्ट इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, बट एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अगर दिया होगा तो वो टैक्सेबल होता है, एग्जेम्प्ट कभी भी नहीं होता, याद रखना। समझ में आया, वो टैक्सेबल होता है, एग्जेम्प्ट नहीं होता। क्लियर है, इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक है। और क्या हो सकता है, और याद नहीं आ रहा यार, थोड़ा थोड़ा याद आते जाएगा, वैसे वैसे होते जाएगा। हाँ, इनकम फ्रॉम यूनिट ट्रस्ट अगर आपको कोई इनकम हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम सुकन्या समृद्धि कोष, अगर आपको किसी प्रकार के सुकन्या समृद्धि कोष से कोई इनकम हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब जैसे सुकन्या समृद्धि में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो जब 18 साल के होते हैं तो इकट्ठा लमसम पैसा मिलता है, तो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसके अलावा अभी जस्ट याद आया था, हाँ, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स। अगर आपके फ्रेंड से नहीं, किससे, रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। बोलोगे सर रिलेटिव कौन, जिससे खून का रिश्ता होता है, जैसे मामा मामी, जैसे सुनो पहले मम्मी पापा, दादा दादी, मम्मी पापा, मामा मामी, चाचा चाची, जिससे रिलेशन होता है ना, एक रिलेशन होता है। तो ये जो रिलेशन है, उन रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो क्या होता है, पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है। बाकी फ्रेंड वैंड से मिल रहा है, कोई कलीग से मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो इस बात को आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है, बताते हैं आपको, जल्दी से लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और एक होता है, और एक लिख लीजिएगा, नंबर डाल लीजिएगा, ट्रांसफर प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप कोई एग्रीकल्चर लैंड, इंडिया में अगर आप कोई एग्रीकल्चर लैंड को सेल करते हैं और उसमें अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा एनी अलावेंस, कोई भी अलावेंस रिसीव्ड बाय एमपी और एमएलए। अगर कोई भी नेताजी लोग, यानी कि एमपी या फिर कोई एमएलए किसी प्रकार का अलावेंस रिसीव करते हैं, अगर ये एमपी और एमएलए है और अलावेंस रिसीव करते हैं तो ये भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट कर लीजिएगा, इसको सुनिएगा। देखो अगर क्वेश्चन में एक बात याद रखना, अब सुनो मेरी बात, अगर क्वेश्चन में रेंट रिसीव्ड लिखा है, क्या लिखा है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन में रेंट रिसीव्ड लिखा है, क्वेश्चन में कभी भी अगर आपके रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ है तो पहले उस क्वेश्चन को क्या करना मालूम है, लेस कर लेना, क्या 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना। ऐसा अभी पूछो मत सर ऐसा क्यों, लेकिन कर लेना, बस ऐसी बता रहा हूं, सुन लो। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है और उसमें रेंट रिसीव्ड लिखा होता है तो वहां पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्या कर लेना, लेस कर लेना। समझ में आया। तो जैसे ही घटाओगे तो क्या लिखा आएगा मालूम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या लिखा रहेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये टैक्सेबल होता है, एग्जेम्प्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, टैक्सेबल लिखना है। समझ में आया। क्वेश्चन में पढ़ना अच्छे से, अगर रेंट रिसीव लिखा है तो उसमें पहले 30% आप घटा देना, जो आएगा वो तो उसको टैक्सेबल में डाल देना। लेकिन अगर क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा है, यहाँ पर अगर रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा रहेगा तो ऐसा करना, रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा रहेगा तो ऐसा करना
लेकिन अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा रहेगा डायरेक्टली क्वेश्चन में, अगर ये लिख के आएगा तो ऐसा 30% घटाने की आवश्यकता नहीं है, ये माना जाएगा उसमें ऑलरेडी घट चुका है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो चलिए यहां तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ लिस्ट है, इसको आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी रखें कि एक आध क्वेश्चन देख ले। चलिए एक आध क्वेश्चन ही देख लेते हैं अपन लोग, अब आए हैं तो क्वेश्चन देख ही लेते हैं। लिख लीजिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने जो बताया आप लोग को लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम, तो इसको याद भी करना है। और आपको मालूम है आपके एग्जाम में कई बार 15 मार्क्स में लिखने को भी आता है कि एटलीस्ट आप 10 कम से कम 10 या 15 आपको टैक्स एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में आपको लिखने को आता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल बनाने के समय में आएगा। तो ऐसा कोई इनकम आता है तो आप उसको पूरी, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो या नॉन रेसिडेंट हो, आप उसको क्या कर देना है, एग्जेम्प्ट कर देना है। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिखाई दे रहा होगा, देखेंगे। श्री रमेश हैज द फॉलोइंग इनकम्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 मिला। 11 नंबर क्वेश्चन है, श्री रमेश हैज द फॉलोइंग इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20। ठीक, चलिए देखें तो क्या कहता है इसमें, देखते हैं अपन लोग। हाँ, तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि श्री रमेश का आपको केसेस में इनकम बताना है, ये ऐसा क्वेश्चन है, समझो इसको बनाना कैसे है, आपके प्रैक्टिकल्स को बनाओगे कैसे वो देखिए। सबसे पहला लिखना ऊपर हेडिंग में, ऊपर हेडिंग लिखना कंप्यूटेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर कितना है 11 है आपके बुक का। ऊपर हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर रमेश, ऐसा लिख लेना। ओके, और नीचे लिखोगे फॉर द असेसमेंट ईयर, क्या चल रहा है, असेसमेंट ईयर 2021 चल रहा है। ठीक है, ये लिख लेना। अब आप क्या करेंगे, हमेशा इस तरह से कॉलम बनाएंगे, ये कॉलम बना लीजिए इस तरह से, ये कॉलम बनाएंगे। यहां पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं और ये आपका कॉलम जो हो जाएगा। देखो इसको बताना है कि इसमें आपको ये बताना है कि मिस्टर रमेश का टैक्सेबल इनकम आपको निकालना है। मिस्टर रमेश का क्या क्या इनकम टैक्सेबल होगा, कितने इनकम पे वो टैक्स देगा, ये आपको क्या करना है, निकालना है। और किस केस में निकालना है, 3 केस में निकालना है। अगर मिस्टर रमेश ऑर्डिनरी होता तो कितने रुपए के इनकम पे टैक्स देता, ये बताना है आप लोगों को। अगर मिस्टर रमेश नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता, आपके पास जगह होगा तो पूरा लिख लीजिएगा, तो क्या किस इनकम पे टैक्स देता। और अगर नॉन रेसिडेंट होता तो कितने रुपए की इनकम पे टैक्स देता, ये आपको क्या करना है, बताना है। यानी वही चीज, किसके लिए कितना टैक्स होगा। तो ऑर्डिनरी होता तो क्या टैक्स देता, नॉट ऑर्डिनरी होता या नॉन रेसिडेंट होता, तो वो तो एटमॉस्फेयर के बेसिस पे, याद है ना, एक्रूड, अराइज या रिसीव्ड। अगर इंडिया में हो जाता है तीनों काम या तीनों में से कोई एक काम भी इंडिया में हो जाता है तो एटमॉस्फेयर यूज हो गया है। और अगर तीनों काम इंडिया के बाहर हो रहा है तो फिर एटमॉस्फेयर यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, ध्यान है ना। ओके, चलिए बनाते हैं। सबसे पहला देखिए क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन। आपको लंदन की प्रॉपर्टी से इनकम हुआ है। कहाँ की प्रॉपर्टी से इनकम हुआ है, लंदन की प्रॉपर्टी से आपको इनकम हुआ है। और सिचुएटेड भी कहाँ है, लंदन में है। क्या इसमें कुछ ऐसा बोल रहा है क्या कि इंडिया में अराइज हुआ, इंडिया में रिसीव्ड हुआ, ऐसा कुछ तो बोल नहीं रहा है। तो भाई सारा बात तो लंदन ही का कर रहा है, तो अपन ये मान के चलेंगे लंदन में ही अराइज हुआ होगा, लंदन में ही रिसीव्ड हुआ होगा और वही क्या हुआ होगा, एक्रूड भी हुआ होगा, सारा काम वही हुआ होगा। देखो कहीं भी इंडिया का नाम नहीं आ रहा है, तो बताओ मुझे क्या इंडिया के एटमॉस्फेयर का यूज किया हुआ, बिल्कुल भी सर नहीं हुआ। तो अगर मिस्टर रमेश ऑर्डिनरी होता तो भैया दुनिया के किसी भी कोने में हो टैक्स तो देना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए टैक्सेबल हो जाता, तो उसके लिए 40,000 रुपए जो था ना वो टैक्सेबल हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर वो बंदा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या एटमॉस्फेयर यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन रेसिडेंट का एटमॉस्फेयर यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसा आप लोगों को लिख देना है। आया बात समझ में, ठीक है। चलिए दूसरे इनकम के बारे में देखते हैं, क्या लिखता है दूसरा इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विस रेंडर्ड इन लंदन। क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी, अगला बोल रहा है, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी सर्विस, इनकम फ्रॉम सैलरी
रिसीव्ड इन इंडिया शायद लिखा है, रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया सर्विसेज रेंडर्ड इन लंदन। ओके, मतलब बोल रहा है कि सर्विस दिया लंदन में, लेकिन सैलरी रिसीव्ड कहाँ कर रहा है, इंडिया में। बताओ एटमॉस्फेयर यूज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर यूज हो गया, इंडिया का नाम आ गया, रिसीव इंडिया में कर रहा है। तो भैया चाहे वो ऑर्डिनरी हो, एटमॉस्फेयर तो यूज कर लिया ना, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, टैक्स तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी इनकम थी इसकी? 28,000। तो उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स को क्या करना पड़ेगा? देना ही देना क्या होगा? पड़ेगा ही पड़ेगा। आया बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, आगे प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। क्या लिखा है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। कहां से कंट्रोल है भाई? कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से कंट्रोल है। कहां से कंट्रोल है? इंडिया से कंट्रोल है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल फ्रॉम, क्या बोल रहा है यहां पर? इंडिया से कंट्रोल्ड है। तब क्या होगा बताओ? क्या एटमॉस्फेयर यूज हुआ? सिखाया था ना। देखो लंदन में प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस का, तो कुछ बोल नहीं रहा, तो यही मानो वहीं कमाया, वहीं अराइज हुआ, वहीं एक्रूड हुआ, ये मान के चलो। लेकिन बिजनेस कंट्रोल कहां से है? इंडिया से है। तब ऐसे सिचुएशन में थोड़ा याद रखने वाली चीज है, ये टैक्स देगा, ये टैक्स देगा, बट ये टैक्स नहीं देगा। कितना रुपए इनकम है? 1,20,000। तो ये टैक्स देगा, परंतु ये बंदा टैक्स अगर ये होता तो टैक्स नहीं देता, नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नॉट टैक्सेबल लिख लेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 क्या है भाई? नंबर 4 प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर बिजनेस। चलो बताओ, प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर बिजनेस। बोलो कानपुर कहां पर? इंडिया में है ना, तो भाई इंडिया के सरजमी का तो यूज हो ही गया। तो भाई ऐसा कोई बंदा, चाहे वो कोई भी हो, टैक्स तो नहीं पड़ेगा। एटमॉस्फेयर तो क्या कर रहा है? यूज कर ही रहा है, तो देना पड़ेगा। तो ये भी टैक्स देगा, ये भी टैक्स देगा, और ये भी टैक्स क्या करेगा? देगा। बहुत इजी है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद लिखा है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। नंबर 5 दिया है एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया। बोलो एग्रीकल्चर इनकम क्या सिखाया गया? सर ये तो एग्जेम्प्ट होता है, तो सीधा क्या हो जाएगा? ये हर किसी के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, चाहे वो कोई भी बंदा हो, सबके लिए क्या रहेगा? ये एग्जेम्प्ट, टैक्स फ्री है। टैक्स एग्जेम्प्ट लिख देना, टैक्स एग्जेम्प्ट एंड टैक्स एग्जेम्प्ट। आया बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, बस और कोई इनकम तो है नहीं। टोटल कर लो, यहाँ लिखना टैक्सेबल इनकम। तो टोटल करके देख लो कितना कितना आ रहा है टैक्सेबल इनकम। चलिए टोटल करिए फटाफट, कितना टोटल आ रहा है देख लीजिएगा। चलिए हम टोटल करते हैं। पहला कितना है? 40,000 है, प्लस कितना है? 28,000 है। 28,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,10,000 कितना आ रहा है? देखो 2,98,000 आ रहा है। कितना आ गया? 2,98,000। ठीक है, दूसरा देखें 28,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,10,000, टोटल किए कितना है? 2,58,000। ठीक है, एंड देन फाइनली कितना होता है? 28,000 प्लस 1,10,000, 1,38,000, ये आ गया 1,00,000 कितना? 38,000। देखिए क्लियर है आप लोगों को? तो देखो अगर वो बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता तो उसको 2,98,000 की इनकम पे टैक्स देना पड़ता, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता तो 2,58,000 पे टैक्स देता, और नॉन रेसिडेंट है तो उसको 1,38,000 तक की इनकम पे इंडिया में टैक्स क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। आया बात समझ में? ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? बन गया। ठीक है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप लोग 12-13, अगर आप 1-2 क्वेश्चन और बना लेते इसमें से, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ट्राई करिएगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में तो आप लोग को इसको समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन तो करवाऊंगा। और अपन लोग ये बुक को मुश्किल से देखना, कल के क्लास में अपन खत्म कर लेने, चैप्टर को हम लोग को खत्म कर लेना है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। खैर बढ़ना क्या है यार, आज तो हो गया कंप्लीट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।